हेलो एवरीवन। तो एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो रिसेंटली जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया उस बजट में एमएसएमई सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की गई है कि अब अगर कोई भी बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर अगर 500 करोड़ रुपए तक का है तो वो खुद को एज ए एमएसएमई में रजिस्टर्ड करा के एमएसएमई के बेनिफिट जो है वो ले सकता है। तो अब रिसेंटली जो बजट 2025 प्रेजेंट किया गया उस बजट में आपके एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर दिया है। तो अब यहाँ पे लिमिट को इंक्रीज करने का मेन पर्पस ये है कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है वो हमारे इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है और हमारे देश की जीडीपी में इसका ऑलमोस्ट 30% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो है वो एमएसएमई में कवर किए जा सके और एमएसएमई के जो बेनिफिट है वो ले सके। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की न्यू लिमिट क्या है, साथ ही अगर आप एमएसएमई में खुद को रजिस्टर्ड कराते हैं तो आप क्या क्या बेनिफिट है जो कि ले सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। न्यू एमएसएमई टर्नओवर एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बजट 2025। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में एमएसएमई में टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है उसको भी रिवाइज किया गया है। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ एमएसएमई। तो एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यानी कि ऐसे एंटरप्राइजेज जो किसी गुड्स या कमोडिटी की प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोसेसिंग जो है उसमें इन्वॉल्व है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो एमएसएमई बिजनेस है उनको डिफाइन किया गया है, उनके द्वारा जो इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है या उनकी जो एनुअल टर्नओवर लिमिट होती है उसके बेसिस पे। तो अब रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट, इन्वेस्टमेंट की लिमिट और साथ ही क्रेडिट फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है एमएसएमई को, उसकी लिमिट भी गवर्नमेंट के द्वारा इंक्रीज की गई है। तो अब यहाँ पे आप एमएसएमई में खुद को रजिस्टर तभी करा सकते हैं जब यदि आपके द्वारा कोई इक्विपमेंट या मशीनरी जो है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है एमएसएमई न्यू इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट इन बजट 2025। तो अब यहाँ पे आपके बजट 2025 में इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की जो लिमिट है उसको भी रिवाइज किया गया है। तो अब यहाँ पे जो माइक्रो एंटरप्राइजेज है उनके लिए पहले लिमिट जो थी इन्वेस्टमेंट की वो 1 करोड़ होती थी, जिसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 2.5 करोड़ कर दिया है। अब जो स्मॉल एंटरप्राइजेज है जिनके लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 करोड़ होती थी उसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 25 करोड़ रुपए कर दिया है। और जो मीडियम एंटरप्राइजेज है जिनके लिए इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट होती थी वो 50 करोड़ की होती थी, उसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 125 करोड़ रुपए कर दिया है। अब साथ ही जो माइक्रो एंटरप्राइजेज होते हैं उनके टर्नओवर की जो लिमिट बजट 2025 से पहले 5 करोड़ की थी उसको बजट 2025 में इंक्रीज करके 10 करोड़ कर दिया है। स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए टर्नओवर की लिमिट को 50 करोड़ से इंक्रीज करके 100 करोड़ कर दिया है। और जो मीडियम एंटरप्राइजेज है उनके लिए टर्नओवर की जो लिमिट है उसको 250 करोड़ से इंक्रीज करके 500 करोड़ रुपए कर दिया है। तो इस तरीके से अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइजेज जिनका टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ से यदि एक्सीड हो जाता है तो उस केस में वो एमएसएमई की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं, यानी कि उनको लार्ज एंटरप्राइजेज में कंसीडर किया जाएगा और फिर वो एमएसएमई के बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपके बजट 2025 में गवर्नमेंट के द्वारा इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की लिमिट जो है उसको इंक्रीज कर दिया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो है वो एमएसएमई में कवर हो सके और एमएसएमई का बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट है की इनिशिएटिव टू सपोर्ट एमएसएमई। तो अब एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए बजट 2025 में कई सारे बेनिफिट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड किए गए हैं। तो उसमें फर्स्ट है टैक्स डिडक्शन बेनिफिट इन बजट 2025। तो अब यदि मान लो आप 1 अप्रैल 2030 से पहले कोई नया स्टार्टअप है जो कि स्टार्ट करते हैं तो उस केस में आपके फर्स्ट 10 ईयर्स के प्रॉफिट में से फर्स्ट जो 3 ईयर्स का प्रॉफिट है उसकी 100% टैक्स डिडक्शन आप सेक्शन 80 IAC में ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ ₹5 लाख क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड की भी घोषणा की गई है जिसमें हर एंटरप्राइजेज को एक क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा, जिसके जरिए अब एमएसएमई सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज है वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। एंड नेक्स्ट है द स्कीम विल प्रोवाइड अ रिड्यूस्ड फी ऑफ 1% फॉर लोन इन 27 प्रायोरिटी सेक्टर। तो साथ ही बजट 2025 में जो 27 प्रायोरिटी सेक्टर हैं उनके द्वारा अगर कोई लोन लिया जाता है तो उसकी जो फीस है उसको भी गवर्नमेंट के द्वारा 1% से रिड्यूस कर दिया है। तो ये सारे बेनिफिट है जो कि एमएसएमई सेक्टर को बजट 2025 में प्रोवाइड किए गए हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट अवेलेबिलिटी। तो रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा बजट 2025 में एमएसएमई सेक्टर को क्रेडिट फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाती है उसकी लिमिट भी इंक्रीज की गई है।
तो अब यहाँ पे जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज है उसके केस में जो क्रेडिट गारंटी है उसको इंक्रीज़ करके 5 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए कर दिया है। अब यहाँ पे कोई न्यू स्टार्टअप है तो उस केस में क्रेडिट गारंटी की जो लिमिट है उसको इंक्रीज़ करके 10 करोड़ रुपए से 20 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही अगर कोई एक्सपोर्टर एमएसएमई है तो उस केस में टर्म लोन की जो लिमिट है उसको 20 करोड़ रुपए कर दिया है विथ एनहांस गारंटी कवर। तो इस तरीके से बजट 2025 में एमएसएमई सेक्टर को जो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड की जाती है उसकी लिमिट भी इंक्रीज़ की गई है। नेक्स्ट है न्यू एमएसएमई 45 डेज पेमेंट रूल। तो गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2024 को सेक्शन 43B में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया है, क्लॉज एच, जिसके अकॉर्डिंग बिजनेस एंटरप्राइजेज आर रिक्वायर्ड टू पे एमएसएमई विद इन 45 डेज एज पर सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट 2006 डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ अ रिटर्न एग्रीमेंट। तो इसका मतलब ये है कि यदि किसी बिजनेस एंटरप्राइजेज और एमएसएमई के बीच में अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में मैक्सिमम 15 डेज़ में एमएसएमई को पेमेंट करना है। और यदि मान लो बिजनेस एंटरप्राइजेज और एमएसएमई के बीच में अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट हो रखा है तो उस केस में बिजनेस एंटरप्राइजेज के द्वारा मैक्सिमम 45 डेज़ में एमएसएमई को पेमेंट किया जाएगा। अब मान लो यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइजेज के द्वारा टाइमली एमएसएमई को पेमेंट नहीं किया जाता है तो उस केस में बिजनेस एंटरप्राइजेज के जो खर्चे हैं वो डिसअलाउड हो जाएंगे और जिस ईयर में उनके द्वारा एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है उस ईयर में उनको ये खर्चे अलाउड होंगे। अब मान लो अगर बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा टाइमली एमएसएमई को पेमेंट नहीं किया जाता है तो उस पेमेंट पे उनको इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना पड़ता है। अब ये इंटरेस्ट जो है वो कितना पे किया जाएगा, तो इंटरेस्ट एट 3 टाइम्स ऑफ आरबीआई रेट अप्लाइज ऑन डिले पेमेंट। और साथ ही बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा जो डिले पेमेंट किया जाता है तो उस पर जो इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है उसकी वो इनकम टैक्स एक्ट में एज ए एक्सपेंसेस डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एमएसएमई के जो रूल्स है वो ट्रेडर्स यानी कि होलसेलर या रिटेलर्स पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ये रूल सिर्फ मैन्युफैक्चरर पे ही एप्लीकेबल है। तो अब हम सेक्शन 43B क्लॉज एच के प्रोविज़न को एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइजेज और एमएसएमई के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट हो रखा है तो यहाँ पे मैक्सिमम 45 डेज़ में बिजनेस एंटरप्राइजेज को एमएसएमई को पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यदि किसी बिजनेस एंटरप्राइजेज के द्वारा 10 फरवरी 2024 को गुड्स है जो कि एमएसएमई से परचेज किया जाता है और उसका क्रेडिट पीरियड है 45 डेज़, तो अब यहाँ पे जो ड्यू डेट होती है पेमेंट करने की वो है 27 मार्च 2024, जबकि बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा एक्चुअल में पेमेंट किया जाता है 15 अप्रैल 2024 को। तो अब यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा जो ये पेमेंट किया गया है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में किया गया है यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किया गया है। तो अब इसकी डिडक्शन भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मिलेगी। तो अब यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइजेस के फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो ये खर्चे हैं वो डिसअलाउड हो जाएंगे और उनकी इनकम का पार्ट बन जाएंगे और उस पर उनको टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मान लो यदि बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा 20 अगस्त 2024 को गुड्स परचेज किया जाता है एमएसएमई से जिसका क्रेडिट पीरियड है 30 डेज, तो यहाँ पे ड्यू डेट होती है 19 सितंबर 2024, जबकि एक्चुअल में जो पेमेंट किया जाता है बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा वो 25 सितंबर 2023 को किया जाता है। तो अब यहाँ पे बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा जो ये पेमेंट किया गया है वो सेम फाइनेंशियल ईयर में किया गया है तो वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इन खर्चों की डिडक्शन ले सकता है। तो इस तरीके से आपके सेक्शन 43B क्लॉज एस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।